हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का रिवीजन स्टार्ट किए हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ में हम सबसे पहले पार्ट बी के क्वेश्चंस को पार्ट बी को रिवाइज करेंगे। एंड पार्ट बी हमारा ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का है, जिसमें से चैप्टर 9 एंड 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड 11 एंड 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले ये चारों चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड आज का जो हमारा क्लास है ये चैप्टर नंबर 9 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट रिवीजन, फुल ऑन रिवीजन एकदम अच्छे से इंटरटेनमेंट के साथ एंड अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहना क्लास के साथ लास्ट तक एंड बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया है। जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेज ऑफ वर्क्स, अपने वर्क्स को मैनेज करना, ठीक है, अपने कामों को मैनेज करना। किस तरह से, मतलब एक तरह से हो गया ये फ्यूचर प्लानिंग। इस तरह से फ्यूचर को प्लान करना कि आपका जो गोल है वो आप अचीव कर सको, ठीक है। यही होता है आपका मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ पे आप फाइनेंसेस का मैनेजमेंट करते हो, फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, जहाँ पे आप ये सुनिश्चित करते हो कि फ्यूचर में आपको कहाँ तक जाना है अपने फाइनेंसेस को सिक्योर रखते हुए, अपने फाइनेंसेस को बचाते हुए, ठीक है। तो ये आपका होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स को लिख रखा है। हम इन पॉइंट्स को समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। इतना लिखने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना और आई नो कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है डिफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका डिफिनेशन सबसे पहले हमें समझना होता है। ये है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब स्ट्रेटेजी मतलब पहले से, मतलब एक स्ट्रेटेजी तैयार करना, एक प्लानिंग करना, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था ना वर्क्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे क्या हमें समझना है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। मैनेजमेंट तो ये भी है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो पार्ट ए में हमने पढ़ा वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क्स था एंड यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट ऑफ आवर फाइनेंसेस है। तो यहाँ पे फाइनेंसेस को जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया जाता है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किया जाता है, तो उसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ फंड। और इसमें मतलब कि फ़ंड्स को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सके और कहाँ कैसे और फंड एक्वायर किया जा सके, इन सभी चीज़ों पे काम करते हैं। और यही हमारा कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस को मैनेज करना, फंड्स इकट्ठा करना और शेयर होल्डर्स को अधिक से अधिक प्रॉफिट पहुँचाना। शेयर होल्डर्स को अधिक से अधिक प्रॉफिट पहुँचाना, क्योंकि व्हेन शेयर होल्डर्स को अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलेगा तो लोगों का कंपनी के ऊपर विश्वास बनेगा, और जब लोगों का कंपनी के ऊपर विश्वास बनेगा, लोग और भी ज़्यादा शेयर उसके परचेस करेंगे और भी लोग उसमें फंड्स लगाएंगे, अपने पैसे देंगे, और इससे कंपनी का जो है वो कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल जब कंपनी का बढ़ेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, और जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। इससे फिर से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा और कंपनी बहुत तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखो कोई भी काम बिना उद्देश्य के हम नहीं करते, यहाँ पे भी कुछ उद्देश्य हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को बढ़ाना, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। सेकेंड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मतलब जो भी चीज़ बना रहे हैं या जो भी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें से आपको उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि अपने कंपनी को एक्सपैंड करना,
नॉट ओनली प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आप सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करने के बाद आपको मिलता है, लेकिन जब ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो अपनी कंपनी के लिए ही हो सकता है 1-2 प्रोडक्शन का फैक्ट्री और लगा दे या कंपनी का 1-2 ब्रांच और बना दे। तो इस तरह से हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ा ना, ये वेल्थ इसको बोलते हैं। देखो वेल्थ और प्रॉफिट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेल्थ का मतलब संपत्ति होता है, मतलब पूरा ओवरऑल आपके पास कितना है, और प्रॉफिट का मतलब कि आप अपना प्रोडक्शन करके जो बेच रहे हो उसमें से आपका जो सारे कॉस्ट वगैरह माइनस करके जो बच रहा है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को बढ़ाना कंपनी के या बिजनेस के, रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क को कम करना। देखो होता क्या है, द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, वी ऑल नो डैट। तो यहाँ पे होता क्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। तो इसके लिए पहले से प्लान बना के रखो। कभी भी मान लो कि कंपनी में आग लग गया तो कितने सारे गुड्स खत्म हो जाएंगे, कितना सारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन पहले से प्लानिंग करके रखो कि इस तरह का कंडीशन आएगा तो हमें क्या करना है और इसका भरपाई कहाँ से होगा। पहले से अगर आप प्लान रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपने प्लानिंग कर रखा है, तो प्लानिंग करने के बाद आपको कहीं से भी उस चीज़ का भरपाई हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ट अटैक टाइप सिचुएशन नहीं आएगा। ठीक है, और आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, नाउ मतलब अच्छे से आपका जो बिज़नेस है वो रन करेगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो रिस्क को किसी हद तक आपने कम किया या मिनिमाइज़ किया। कॉस्ट मिनिमाइजेशन मतलब कम लागत पे प्रोडक्शन करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी देखते हैं कि कितना खर्च आ रहा है, उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर ज़्यादा खर्च आ रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब कैसे, ये क्या हो रहा है। तो ये आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और वो डिसीज़न ऐसा लेंगे कि कॉस्ट उतना ही लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन को कम करना ये भी एक उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि सही डिसीजन लेना कि कितना कैपिटल का कितना पार्ट जो है वो डेट के थ्रू आएगा और कितना पार्ट जो है वो इक्विटी के थ्रू आएगा। देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इक्विटी में नहीं कर सकते या सिर्फ डेट में नहीं कर सकते, कंपनी में दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजर्स जो हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारे कंपनी में या जो भी कंपनी है उसमें कितना पार्ट जो है वो कैपिटल को जाएगा और डेट को जाएगा एंड कितना पार्ट जो है वो इक्विटी को जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मतलब बिजनेस में कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिसे तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ मतलब जिसे हम तुरंत पे कर सकते हैं, कम समय के लिए ये होते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे भी ध्यान देना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट मतलब कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, किस हिसाब से खर्चे हो रहे हैं, किस हिसाब से क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना भी कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये ज़्यादा ना हो जाए या ज़्यादा कम ना हो जाए, बेफालतू का खर्चा ना हो कोई भी, ये सभी चीज़ें इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इनको बचाना, कम करना। अब आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पे। देखो सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए डिसीजन लेना होता है। ठीक है, कि कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो एक कंपनी 3 तरह के डिसीजन लेती है, लेकिन उससे पहले फाइनेंशियल डिसीजन क्या है ये समझते हैं। तो देखो क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन रिफर्स टू चॉइसेस मेड बाय बिजनेस रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल डिसीजन जो है इसका मतलब होता है चॉइसेस करना। बिजनेसेस जब चॉइस करती है कि उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस उन्हें अवेलेबल हैं, जैसे कि कोई फंड अवेलेबल है या कुछ भी कहीं से पैसा आया है, कहीं से कैपिटल अवेलेबल हो गया, कहीं से पैसा बढ़ गया बिजनेस में, तो उसे आप कैसे मैनेज करोगे, इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। उसका डिसीजन लेना कि कहाँ पे इसे लगाएं कि ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा या किस क्षेत्र में इसे हम मतलब क्या इसे हमें री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, रख लेना चाहिए, शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का डिसीजन करना फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। ठीक है, regarding its financial resources. Okay, these decisions play crucial role in achieving the company's objective. और ये डिसीजन से जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद मिलती है। मान लो कंपनी चाहती है कि उसके कंपनी में थोड़ा 1-2 मशीनरी और लग जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, चलो फंड तो है ही, इसी फंड का यूज़ करके 1-2 मशीनरी और लगा देते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। कंपनी ऐसा सोच रही है, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसने डिसीजन लिया कि इस फंड को हम मशीनरी खरीदने में लगाएंगे। तो एक फाइनेंशियल डिसीजन का यूज़ हुआ ना यहाँ पे, यही तो है फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब है हाँ, तो अब है आपका कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मैं अभी इसे ही बता रही थी। फर्स्ट वन इज
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम लोग मतलब डिसीजन ये कि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसे हम लोग कैपिटल बजटरी भी बोलते हैं, मतलब कैपिटल बजटरी डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, दीज इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग वेयर टू एलोकेट फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसमें सोचा जाता है, इसमें एलोकेट किया जाता है कि आप अपने फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे कि आपके बिजनेस में या आपके कंपनी में लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाए, कोई ऐसा एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या क्या होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। मशीनरी हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स जो आपको बेनिफिट 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं, उन्हें हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। देखो सच एज, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं भूल गई थी। सच एज मशीनरी लगा दो, ठीक है, बिजनेस में। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना मशीनरी वाला, वो यहीं से आया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही मेरे माइंड में चल रहा था, तब मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया। इक्विपमेंट लगा दो, कोई बिल्डिंग बना दो, या फिर अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हुए बड़ा, तो और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है तो इसमें आप उसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे, द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड इन्हेंस द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसका मेन गोल होता है कि आप अपने बिजनेस का जो रिटर्न है वो बढ़ा सके। अभी देखो यहाँ पे अगर मशीनरी लगा दे या इक्विपमेंट लगा दे या बिल्डिंग बना दे, मतलब एक और फैक्ट्री बना दे या एक और कंपनी खोल दे, तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो ये नुकसान की बात तो है नहीं। जब ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, उसका ज़्यादा बिक्री होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो वैसे ही बढ़ा। तो वही है कि मैक्सिमाइज रिटर्न्स को बढ़ाना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रिटर्न्स को बढ़ाना, रिटर्न्स को ज़्यादा करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। आई होप इतना तो समझ में आ गया। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे लिख देना, मैं आईडी लिख दे रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब जब मान लो कि मेरे पास कोई फंड आया, मैं अब एक और चैनल खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और प्लेस सेटअप करना पड़ेगा, और मेरे पास पैसा है तो मैं एक और प्लेस सेटअप कर दूँगी, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और पॉइंट भी चलेगा कि क्या ये चैनल चलेगा, क्या मुझे ये करना चाहिए इतना खर्चा एक स्टार्टिंग चैनल पे। तो इस तरह का जो क्या वाला सवाल माइंड में आता है, वो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ को रोक रहे हैं। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को यहाँ बताया जा रहा है, और ये फैक्टर्स हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो भी काम आप करने जा रहे हो उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, उसमें कितना फ्लो होगा कैश का, ठीक है। ये हो गया पहला, कहीं ज़्यादा लगेगा तो, या फिर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा फंड लगा के क्या ये सही होगा या नहीं होगा, ये हम सोचते हैं। देन रिस्क इन्वॉल्व, इसमें रिस्क भी है, क्या पता आगे चल के ये ना चले, वर्क ना करे, या फिर क्या पता ये आगे चल के मतलब हमारा कंपनी बंद हो जाए या प्रोडक्शन ना हो, कुछ भी हो सकता है डिफ्लेशन की स्थिति आ जाए मार्केट में, ठीक है, लोगों के पास पैसे कम पड़ जाएं, कुछ हो जाए, मंदी पड़ जाए, लोग नहीं खरीद पाएँ, कुछ भी हो सकता है, रिस्क है, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है ना। और अनसर्टेनिटी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि सबको पता ही है कि हाँ मैंने बिजनेस खोला मेरा चलेगा ही, ऐसा तो नहीं पता है, इसीलिए तो रिस्क है। तो यहाँ पे भी रिस्क है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लोग मतलब मैनेजमेंट सोच सकती है कि अगर ऐसा करेंगे और ये नहीं हुआ तो, ठीक है। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब हम इतना इन्वेस्ट करें तो रिटर्न कितना आएगा, अच्छा खासा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इतना करना सही होगा या गलत होगा, और अगर आएगा तो कब तक आएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए आएगा। ये सभी इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, इस चीज़ को रोकेंगे, मतलब रोक सकते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है, इतना करने से। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो। अब आते हैं, पहला हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। सेकंड आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें हमने सोचा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि कहाँ पे लगाएं, ये फंड को कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें फ़ायदा हो। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है, देखो, दीज डिसीजंस फोकस ऑन हाउ टू रेज कैपिटल टू फंड द इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है, ये जो है फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें ये नहीं सोचा जाता कि इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें ये सोचा जाता है कि कैपिटल को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट में एक फ़ंड बना रहे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। मतलब मान लो कि कैपिटल एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही तो है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बोलते हैं ना कि कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो हाँ,
यहाँ पे ये सोचा जाता है कि आपका जो फाइनेंस, आपके पास जो फंड है वो आपको कैपिटल में लगाना है, ठीक है। बिजनेसेस नीड टू डिसाइड द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस। और बिजनेसेस को ये सोचना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना जो है वो डेट के रूप में होगा और कितना इक्विटी के रूप में होगा, सो दैट कि वो अपने ऑपरेशंस को अच्छे से चला सके, मतलब अपने कार्यों को अच्छे से चला सकें, ठीक है। फैक्टर्स जो इसे अफेक्ट करेंगे, कॉस्ट, मान लो कॉस्ट बढ़ गया, घट गया, या फिर ज़्यादा आपको कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने में, अगर प्रोडक्शन करने में कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है और कैपिटल बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, या हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए, ये सोचा जाता है। रिस्क तो इसमें भी है जैसे इसमें था, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी में या बिजनेस में आपका कैश फ्लो पोजीशन कैसा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, डेली बेसिस पे क्या चल रहा है बिजनेस में, ये सभी सोचना। देन है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसा चल रहा है, आपका जो पूंजी बाजार है वो कैसा चल रहा है, ठीक है। मतलब कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के चैप्टर में कैपिटल मार्केट बताया जाएगा, ठीक है, सो डोंट वरी। देन है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है कि जो फंड आया है क्या उससे शेयर होल्डर्स को पैसे दे देने चाहिए या फिर रख लेने चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ मच of the company's profit will be distributed to shareholders as dividend। इसमें सोचा जाता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कंपनी कितना डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देगी, ठीक है, डिविडेंड वो कितना देगी, ये यहाँ पे डिसीजन लेना डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। 3 तरह के डिसीजन लेती है, पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंसिंग और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में कंपनी को सोचना होता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को दे दे और कितना पार्ट री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस में रख ले, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविजन एंड मच रिटेन एंड हाउ मच रिटेन्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट, और कितना री इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेंगे, ठीक है। इसमें आपके फैक्टर्स हो सकते हैं अर्निंग, कि अर्निंग ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब अर्निंग ज़्यादा हुआ है तभी तो ऐसा सोचेंगे, कम हुआ होगा तो नहीं होगा ना, तो अर्निंग पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मतलब कुछ लोग स्टेबल इसे बनाना चाहते हैं कि इतना जो है एक फिक्स अमाउंट से डिविडेंड एवरी ईयर देंगे या हर बार देंगे, ठीक है, तो स्टेबिलिटी की वजह से भी इसमें होता है। कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि कितने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब शेयर होल्डर्स को मान लो ज़्यादा दे दिए, ज़्यादा पे कर दिए, तो उसमें से कितना ग्रोथ होगा हमारे बिजनेस का, कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का स्टेबिलिटी देने का, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट ही समझाया था। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में स्टेबल है, अर्निंग इक्वल, मतलब हर ईयर का स्टेबल होना चाहिए, मतलब घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, ज़्यादा आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी भी अफेक्ट करता है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो लोगों को कम डिविडेंड मिलेगा, लेकिन टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोगों को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के टाइप्स, मतलब देखना कि कैसे शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें पहले पेमेंट करना होता है, फिर बच जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, तो इस तरह के कुछ शेयर होल्डर्स के टाइप्स को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं, ये आपका पहले हमने सीखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स को, फिर हमने फाइनेंशियल डिसीजन को सीखा और कितने टाइप्स के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं ये, और इसी में हमने सीखा कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। और हाँ, वन मोर थिंग आपको अभी मैं बता दे रही हूँ, आपका ये होमवर्क है या जो समझ लो अभी करना ही है, टास्क है एकदम, ये सारे पॉइंट्स को डील करना है, सारे पॉइंट्स को डील करना है, सबके बारे में 2-2 लाइन लिखना है। पहले लिख लो, मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ लिख लिए, और अगर नहीं लिखे हो तो भी बताओ कि नहीं लिखें, क्योंकि फिर सबका मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी क्या, नोट्स, ठीक है, सबका पॉइंट्स लिखा हुआ मैं प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, अगर आप कमेंट करोगे तब। अब देखो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, अभी हमने सीखा कि प्लानिंग का क्या मतलब है, फ्यूचर के बारे में सोचना, प्लान करना, योजना बनाना, यही ना प्लानिंग है। तो बस यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे फाइनेंशियल लगा हुआ है, मतलब ये फाइनेंसिस का प्लानिंग है। तो देखो लिखा हुआ है, it means deciding in advance how much to spend on what to spend according to fund at your disposal। इसमें ये सोचा जाता है कि कितना स्पेंड करना है और किस चीज़ पे स्पेंड करना है, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि कितना स्पेंड करना है, किस चीज़ पे स्पेंड करना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है,
लेकिन यहाँ पे चॉइसेस था, यहाँ पे एक फंड है और यहाँ पे डिसीजन लिया गया है, 3 तरह का डिसीजन। प्लानिंग में प्लान किया जाता है, बस डिसीजन नहीं ले रहे, इसमें बस अभी प्लान हो रहा है, ठीक है, डिसीजन से पहले का प्रोसेस है। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है, बजटिंग। बजटिंग का क्या मतलब है, इसमें सबसे पहले बजटिंग आता है। बजट का क्या मतलब होता है, जैसे मार्केट जाते हैं हम कुछ खरीदने के लिए, तो मान लो 1000 रुपीज़ लेकर गए, ये सोच के कि आज 1000 तक का ही शॉपिंग करना है, तो बजट 1000 था ना। तो यहाँ पे बजटिंग भी ऐसे ही है कि बजट तैयार किया जाता है कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बजट, ठीक है। इनकम का बजट तो नहीं होता, इनकम आ रहा है, लेकिन इनकम के अनुसार आप कितना एक्सपेंड करोगे, ये आपका बजट कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बजटिंग आता है। देन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि एनालाइज किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा चल रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट को देखना कि कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, कितना लॉन्ग टर्म एसेट्स है, कितना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, कितने डेट्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, ये सभी चीज़ों को समझना भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। रेशियो एनालिसिस, ये एनालिसिस करना कि कंपनी का लायबिलिटीज़ और एसेट्स का रेशियो ठीक है कि नहीं, एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो ठीक है कि नहीं, ये सब भी इसमें आते हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल मतलब हाँ कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे जो हम खर्चे होते हैं ना कंपनी में या बिजनेसेस में खरीद बिक्री करने के लिए, वो सब आते हैं आपके कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो वही यहाँ पे है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब हर दिन कितना एक्सपेंडिचर कितना इनकम हो रहा है, ये भी इसमें आएगा। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को भी ध्यान में रखना होगा कि मार्केट कैसा चल रहा है, उतार चढ़ाव क्या हो रहा है, उस हिसाब से फ्यूचर के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डाउन जाएगा मार्केट तो फिर बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए भी रिजर्व करना होगा और इस चीज़ को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मतलब बिजनेसेस को रेडी रखना पड़ेगा। देन है रिस्क ऑन रिटर्न, रिटर्न्स आ सकते हैं रिस्क पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब रिटर्न्स पे आपका रिस्क हो सकता है, मतलब हो सकता है कि जितना रिटर्न आता है हमेशा उतना ना आए, कभी कभी आपको लॉस भी हो जाए, तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान देना फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला इन कलेक्टिंग ऑप्टिमम फंड, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी हेल्प करता है कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर हमें रखना चाहिए, मतलब कितना डेट रखना चाहिए, कितना इक्विटी रखना चाहिए, इन सभी को, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर सही करवाता है ये। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, अचानक से कोई शॉक या सरप्राइज़ नहीं लगेगा, लॉस हो गया तो या फिर कुछ हो गया अचानक से बिजनेस में, तो अचानक से आपको मतलब आपके सामने सरप्राइज़ नहीं हो गया आप, बल्कि रेडी रहोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने इसको प्लान कर रखा है पहले से। जब हम कोई चीज़ पहले से प्लान कर रखते हैं तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है जब उस तरह का सिचुएशन आता है, तो ठीक है। अब है हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट, सही प्रोजेक्ट पे आपके फंड को लगाना है, ये भी इसमें आता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का सही यूटिलाइजेशन करना, मतलब आपके बिजनेस में जो पैसे हैं उनका सही इस्तेमाल करना। क्या चैप्टर खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अभी एक और टॉपिक बचा है, रुक जाओ। हाँ, तो ये अब मैं लिखने नहीं वाली, अब मैं अपने बुक से बताऊंगी, तो सॉरी फॉर दैट, आपको लिखा हुआ लेकिन मिल जाएगा, डोंट वरी। अब मैं बताती हूँ, ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना कहाँ से आएगा, ये होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है ये रेशियो तैयार करना कि कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, ठीक है। एक आइडल रेशियो क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, 2:1 ना, एसेट्स 2 गुना होने चाहिए लायबिलिटीज़ के। तो इसी तरीके से कंपनी या बिजनेसेस में भी ये इंश्योर किया जाता है कि कितने आपके कैपिटल हों, जो कैपिटल हैं उनमें से कितने पार्ट जो हैं वो इक्विटी से आएंगे और कितने पार्ट जो है वो डेट से आएंगे। मैंने अभी बोला आपको पूरा का पूरा हम डेट से नहीं ले सकते एंड पूरा का पूरा हम इक्विटी से भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर सारा का सारा इक्विटी से ही ले लेंगे तो सारे ऑनर बन जाएंगे, और सारे ऑनर बन जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है कंपनी में, आप अपना डिसीजन, और अगर आप चाहते हो कि आप खुद ही ऑनर रहो, बाकी लोग ऑनर ना रहे, तो फिर इक्विटी डेट से लाओ, फिर डेट से लाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपके ऊपर कर्ज है। और डेट का क्या मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप कहीं से भी करो, घर की संपत्ति भी बेच दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं इक्विटी में, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को कंपनी का ऑनर भी कहते हैं। तो ऑनर को फ़ायदा होगा तो फ़ायदा उसे मिलेगा, और लॉस होगा तो लॉस भी उसे ही मिलेगा, है ना। मतलब मिलेगा मतलब उसे लॉस भी बियर करना पड़ेगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलता शेयर होल्डर्स को, ठीक है। आई बात समझ में।
तो दोनों इक्वल होना, मतलब दोनों सही मात्रा में होने चाहिए। पूरा का पूरा डेट नहीं कर सकते, डेट पूरा का पूरा कर देंगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और अगर पूरा का पूरा इक्विटी भी कर दें तो भी कंपनी बर्बाद हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सब ऑनर बन जाएंगे। चलो अब देखो, इक्विटी कैपिटल इंक्लूड्स फंड रेज थ्रू राइजिंग इशूइंग शेयर्स। इक्विटी, अब कैपिटल दो तरह के हैं, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब है कि वैसे कैपिटल जो इक्विटी इशू करके, मतलब शेयर्स इशू करके मिले हुए हैं, वो आपके इक्विटी कैपिटल हो गए। डेट कैपिटल वैसे कैपिटल होते हैं जो आपने डेट के रूप में लिया है, ठीक है, डेट के रूप में आपने एक्वायर किया है कहीं से। अब आप डेट के रूप में डिवेंचर्स भी इशू कर सकते हो, डिवेंचर्स भी डेट होते हैं, या फिर बैंकों से लोन ले सकते हो, ठीक है, या कहीं कोई फाइनेंशियल बॉडी से लोन वगैरह ले सकते हो। फैक्टर अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कैपिटल बजटिंग करने का, कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने का मतलब कितना डेट होगा, कितना इक्विटी होगा, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे डिटरमाइन करते हैं, इसे इंश्योर करते हैं कि ऐसा हो। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। आपका अगर स्मॉल बिजनेस है तो डेट भी चल जाएगा, और अगर बड़ा है, लॉन्ग मतलब बड़ा बिजनेस है, तो सिर्फ डेट तो नहीं चलेगा, उसमें आपका इक्विटी भी होना चाहिए, ठीक है। देन है स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब काम किस लेवल पे हो रहा है, किस स्केल में हो रहा है, मतलब नॉर्मल बेसिस पे हो रहा है या हायर बेसिस पे हो रहा है, ये भी इस पे डिपेंड करता है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में आप किस तरह के टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, करंट वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हो या फिर वही पुराना मेथड आपका चल रहा है। ज़्यादा कॉस्ट पे प्रोडक्शन चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम की बात है। ज़्यादा कॉस्ट पे प्रोडक्शन चलेगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगा मतलब और कैपिटल चाहिए, और कैपिटल के लिए और कैपिटल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। शेयर से करोगे, डेट से करोगे, दोनों प्लेसेस पे करना पड़ेगा, किसी एक प्लेस से तो नहीं कर सकते। तो ये भी आप इस चीज़ को इंश्योर करता है, अफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अपने आप को अपग्रेड करना। मान लो पहले आप नॉर्मल प्रोडक्शन करते थे, फिर आप देखें कि एक ऐसा मशीन आ गया जो कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो ये टेक्नोलॉजी आप लाना चाहते हो, इस तरह के मशीन्स को लाना चाहते हो, तो ये भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, मतलब ग्रोथ करवाना, कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सभी पॉइंट्स को डील करना आपका काम है। आप करोगे डील, नहीं करोगे तो मुझे कमेंट में बता देना, कर लोगे तो भी कमेंट में बता देना। देन है एसेट्स अवेलेबल ऑन लीज, लीज पे आपने कितने एसेट्स को ले रखा है, कितना आपका अवेलेबल है ये, ठीक है, क्योंकि अगर देखो आपका रेशियो जो है वो बना होना चाहिए 2:1 का। 2:1 मतलब 2 गुना होने चाहिए आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के 2 गुना होने चाहिए एसेट्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम की बात है, और फिर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा फिर, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप आप अपने कैपिटल को नहीं इंश्योर, मतलब और कैपिटल को नहीं ला सकते। देन है कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स, किसी से कोलैबोरेशन करना या जॉइंट वेंचर कंपनी बनाना, ये सब भी इसमें इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतने ही पॉइंट्स मैंने बताया है। आई होप कि आपको समझ आया। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं हो सकता है फिर से आपको समझा दूँ, और सभी पॉइंट्स को डील कर लेना। अगर सारे पॉइंट्स को डील कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट करके बता देना कि मैंने डील कर लिया, और नहीं करोगे तो भी कमेंट करके बता देना कि नहीं किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट एकदम क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या क्लियर हो ही गया है, रिवीजन है ये, तो रिवीजन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट चैप्टर हम फाइनेंशियल मार्केट का करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, लव यू ऑल।